जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी पब्लिकेशन पे, जिसपे आप सभी बच्चे 2025 और 26 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का पूरा सभी विषयों का फुल सिलेबस देख रहे होंगे, जिसमें मैं आपका मैथ पढ़ाता हूं, जिसमें मैंने आपको अभी तक मैथ के कुल प्रश्नावली 1.1 का सारा जितना भी आपके बिहार बोर्ड का पुस्तक का जो भी क्वेश्चन है सब हल करवा दिया है। उसके बाद मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 का लगभग 3 क्वेश्चन तक, 3 के जितने भी क्वेश्चन थे उस सबको, 1 2 3 के जितने भी क्वेश्चन थे सबको कंप्लीट करवा दिया है। और आज आपकी प्रश्नावली जो 1.2 है, उस 1.2 में जो बचे क्वेश्चन है 4 5 6, उसको हम पूरा से कवर करेंगे और देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे। तो इसीलिए बच्चों आज अपने हाथों में पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और जो भी करवाया जा रहा है, जो भी सोल्यूशन, जो भी हल करवाया जा रहा है, उसका आप क्या कीजिए, उसको नोट कीजिए और बार बार सभी विषयों का जो भी विषय आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके दिमाग में, माइंड में फिट हो जाएगा और आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर पाइएगा। तो आप सभी से यही निवेदन है कि बस हमारे चैनल से शुरू से अंत तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल पे जो भी सब्जेक्ट हो रहे हैं, जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं उसका पालन करें, उसका फॉलो करें और सभी विषयों का बढ़िया से पढ़ाई करें। तो बिना किसी देरी करते हुए आज की इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं, जिसमें आपको प्रश्नावली 1.2 मैथ का है, उसमें जो बचे क्वेश्चन है उसका मैं हल करवाऊंगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने है, 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें HCF ऑफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। आपको HCF दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि आप HCF 306 और 657, 306 और 657 का जो HCF आपको कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और एलसीएम 306 और 657 को ज्ञात कीजिए। आपने जो पहला वीडियो मेरा देखा होगा प्रश्नावली 1.2 का, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आप यहां पर देख रहे हो कि आपको HCF दे दिया है और आपसे एलसीएम पूछ रहा है कि आप एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो वही जो फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पे हल। अब इसका हल आपको अगर कहें कि सर HCF इसमें कितना दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर HCF जो 306 और 657 का HCF दिया हो, कितना दिया हुआ है, 9। और इसमें जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो पहली फर्स्ट नंबर आपसे अगर पूछे, फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर फर्स्ट नंबर आपको 306 दिया हुआ है। सेकंड नंबर अगर आपसे पूछे कि सेकंड संख्या, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर 657 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम बराबर बात, ये चीज आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। HCF आपको 9 दिया हुआ है, पहली संख्या जो फर्स्ट नंबर है उसको 306 दिया है, सेकंड नंबर दूसरी संख्या जो है 657 दिया है, और एलसीएम जो आपको दिया है वो कितना दिया है, सॉरी आपको एलसीएम निकालना है। तो आप वो जो फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, जो हमारे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम बराबर आपको क्या हुआ था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही फॉर्मूला आपको मैं लिखवाया था कि HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपको सवाल भी ऐसा ही देगा कि पहली संख्या पूछ देगा, आपको दूसरी संख्या HCF और एलसीएम दिया रहेगा। यदि आपको HCF दिया रहेगा और एलसीएम पूछेगा तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, HCF दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया, आपको निकालना क्या है, एलसीएम। तो चलिए इस पे रखते हैं। जो HCF हमारा कितना दिया है, आप कहिएगा सर 9 दिया है, गुणे एलसीएम दिया नहीं है तो हम ऐसे ही एलसीएम को क्या करेंगे, इसे लिख देंगे। अब पहली संख्या जो फर्स्ट नंबर हमारा कितना दिया है, तो आप कहिएगा सर 306 दिया है, 306 गुणे दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या हमारा कितना दिया है, 657। बस
हो गया, बैठ गया आपके फॉर्मूला पे और आपके सूत्र पर बैठ गया। आप इसको क्या कीजिए, अपने तरीके से हल कर दीजिए। अब हल कैसे कीजिएगा, तो देखिए जो भी संख्या यहाँ पे एलसीएम है, हमको निकालना क्या है, एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालना तो इस 9 को क्या करेंगे, सब उधर ले जाएंगे। तो अगर जो भी संख्या इधर मल्टीप्लाई में रहता है, गुणा में रहता है, अगर वो बराबर में जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो जब इसको एलसीएम बराबर लिखेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 और आपके डिवाइड में क्या आएगा, 9, नीचे आ जाएगा 9। क्यों नीचे 9 आएगा, क्योंकि इधर 9 क्या है, गुणा में है। जब बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो नीचे हो गया। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 9 से 306 आपका चला जाएगा, कितने बार में चला जाएगा, तो आप कहिएगा सर 9 के होता है 27, 3 30 में से 27 जब गया तो बचा 3, 3 इसको देंगे तो हो जाएगा 36 और 9 चौके 36। यानी कि ये कितने बार में कट जाएगा आपका, 9 से 306 कितने बार में कट जाएगा, 34 बार में कट जाएगा। अब आप आगे का निकाल दीजिएगा, बेहद आसान है। फिर 300, जो ये 334 सॉरी 34 और 657 निकला है, इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा और मल्टीप्लाई तो आप लोग बचपन से करना जानते हैं। क्या बचा, तो 34 गुणे और कितना बचा, 657, 34 गुणे 657। जब आप 34 गुणे 657 को कीजिएगा तो आप अपने से कीजिएगा, जब उसको आप लोग 25 26 27 28 9 मतलब सबसे बचपन से ये मल्टीप्लाई पढ़ते आ रहे हैं। जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 27, यानी कि 22,338। यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया, 22,338। यही जो आपका क्या निकला है। पहले हमने क्या किया कि जो एचसीएफ दिया था उसको लिख लिए, पहली संख्या जो दिया है उसको लिख लिया है, दूसरी संख्या जो दिया है उसको लिख लिया है। निकालना क्या है, एलसीएम। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जो आपको मैंने पहला वीडियो जो प्रश्नावली 1.2 का बनाया था उसमें आपको शुरू में ही समझाया था कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। एचसीएफ का मान हमको 9 दिया है, एलसीएम निकालना है। पहली संख्या का मान 306 दिया है, दूसरी संख्या का मान आपको 657 दिया है। तो एलसीएम निकालना, 9 को उधर ले जाएंगे, 9 गुणा में था तो एक भाग में हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 बराबर बटे में 9, 9 से 306 को कितने बार में कटा दिए, 34 बार में। अब जब 34 को 657 से गुणा करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 2238। इसलिए एलसीएम बराबर आपका कितना निकल के आ गया, 22,338। कितना आ गया, 22,338। 22,300 आपका क्या आ गया, 38। यही आपके इस क्वेश्चन का जो हमारा 4 नंबर का उसका हल था। बढ़िया से उसको नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूला को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलते हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन आपके प्रश्नावली का, वो क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। कोई भी संख्या आपको प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n जो है उस शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं। तो बताइए, आप जब पढ़े होंगे, आप विभजता के नियम भी पढ़ते होंगे, 7वां में 8वां में पढ़े होंगे क्या कि कोई भी संख्या अगर, जो भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होता है उसके लास्ट में या तो 2 आता है नहीं तो 0। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब होगा, या तो उसके लास्ट में 2 आएगा नहीं तो 0 आएगा। इस प्रश्न का हल उसी रूप में करेंगे। कैसे, तो लिखेंगे, क्या लिखिएगा कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होता है, तो इसे लिख दीजिएगा, जो संख्या शून्य पर समाप्त होता है शून्य पर समाप्त होता है उसके अभाज्य गुणनखंड। जब उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसका अभाज्य गुणनखंड
उसका अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होता है? 2 × 5 के रूप 2 × 5 के रूप का होता है। जो संख्या शून्य पर समाप्त होता है उसका अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होता है? 2 × 5 के रूप का होता है। यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड में ये तो जोड़ा दिख रहा है ना, 2 × 5, ये 2 × 5 के रूप में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो पाएगा। तो उसके जोड़ा में ही 2 × 5 जोड़ा में रहना ही चाहिए। अगर 2 × 5 जोड़ा में नहीं आ रहा है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आपको क्या करना है, किसका निकालना है? 6n का। तो हम अगर लिख देते हैं चूंकि 6n का, 6n निकालना किसका है? आपका 6n का चेक करना है। तो 6n, अब 6n का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसे कुपचा बना लेते थे 6, अभी 2 से जाएगा तो 3 बार में, और 3 से गया तो 1 बार में। तो आपको क्या होगा? 6n को कैसे लिख सकते, किस रूप में? इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है? तो आप कहिएगा सर 2 × 3, 2 × 3 के पावर n के रूप में आ रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे जो आपका ये जो गुणनखंड आया है 2 × 3 जो अभाज्य गुणनखंड आया है 6n का, क्या ये इस जोड़ा के रूप में है? 2 और 5 है इसमें, देखिए 2 5 है, तो कहिएगा नहीं। तो ये जो 6n है वो शून्य पर समाप्त होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 × 5 के रूप में नहीं आ रहा चाहिए, ये जोड़ा होना चाहिए। ये जोड़े के रूप में ये नहीं है, 2 × 3 है, होना क्या चाहिए? इसको 2 × 5 होना चाहिए। तो जो संख्या 6n जो दिया है इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में, कि बताइए कि 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं? वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 × 5 के रूप में नहीं आ रहा है। तो क्या इसको लिख देंगे कि लिख देंगे इसलिए संख्या संख्या 6n के लिए, संख्या 6n के लिए कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या 6n के लिए कोई भी प्राकृत संख्या n, कोई भी 6n, कोई, सॉरी इसको लिख देंगे संख्या 6n किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शून्य पर समाप्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है वो 2 × 3 के रूप का है। हमको किसके लिए, किस रूप में चाहिए? 2 × 5 के जोड़ा के रूप में चाहिए, लेकिन निकला क्या है? 2 × 3। इसीलिए ये जो संख्या 6n है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब आप इसको भी नीचे आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 2 है किंतु 5 नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होता है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का होता है। सिंपली 6n जो दिया है उसका हमने अभाज्य गुणनखंड जब निकाला तो 2 × 3 के रूप में आया। तो अब ये 2 × 3 के रूप में आया, हमको क्या चाहिए था? 2 × 5 के रूप का चाहिए था, इसीलिए
संख्या 6n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे 5 के रूप में चाहिए था, आया किस लिए? 2 गुणे 3 के रूप में। तो आप इस प्रश्न का इतना भी आंसर लिख के चलिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप आसानी से समझ जाइए कि क्यों नहीं होगा, और इतना अगर आप करके चले हैं तो आपको एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स क्या होगा तो मिल जाएगा। तो आपका जो 5वां नंबर का क्वेश्चन था उसका जो हल था यही होगा। आशा करते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आप इसको क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का क्वेश्चन है उसको चलते हैं, देखते हैं हमारा 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है, आपको जब मैंने इस चैनल पे मैथ पढ़ाना शुरू किया था उसके दूसरे वीडियो में ये बता दिया था कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, इस सब चीज का बारे में आपको बताया था। तो आप लोग जाकर के उस प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका एक और खुद के अलावा और भी गुणनखंड हो, और भी उसमें क्या हो, गुणनखंड हो, उसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जिसमें एक और खुद के अलावा, एक और जो संख्या उसके अलावा और भी कोई दूसरा गुणनखंड आ जाए, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाता था। और अभाज्य संख्या क्या कहलाता था कि वैसी संख्या जो उसका एक और खुद ही का गुणनखंड हो, बाकी कोई दूसरा गुणनखंड उसमें नहीं है, तो वो कौन सा संख्या होता था, अभाज्य संख्या। तो आपको ये चेक करना है कि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 जो है इसके अलावा और कोई भी इसमें गुणनखंड है कि नहीं। अगर और भी कोई गुणनखंड दूसरा गुणनखंड है तो ये सब संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें भी चेक करना है कि जो संख्या 7 6 5 4 3 2 1 5 दिया है इसके अलावा भी इस संख्या में और कोई भी दूसरा गुणनखंड आ रहा है कि नहीं। अगर और भी गुणनखंड आ गया तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो क्यों भाज्य संख्या है इसको चेक करते हैं। तो आइए इसका भी हल कैसे होगा। तो पहला आपका क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस आपका 13। 7 गुणे 11 13 प्लस 13 इसको हमको निकालना है। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें 7 आपको दिख रहा है, 7 गुणे 11 प्लस 13 प्लस, इसमें 13 और 13 जो दिया है इसको हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि 13 को क्या करते हैं, इधर कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो जब 13 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 गुणे 11 बचेगा और गुणे 13 जब बाहर आ गया तो 13 के पारा में 13 कितने बार में आता है, एक बार में, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, 1, और प्लस ये 13 भी बाहर आ गया तो यहां भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ब्रैकेट में आपका क्या आ गया, 13, ब्रैकेट में आपका क्या आ गया, जब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 11 7 77, 77 में 1 से भी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 77 प्लस 1, आपका क्या हो गया 13 ब्रैकेट में 77 प्लस 1। जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 13 गुणे 77 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78। 77 में 1 जोड़ दिए तो 78। 78 क्यों, 78 क्योंकि 77 में 1 जोड़ दिया तो 78। और यहाँ पे गुणा क्यों लगाए, देखिए ब्रैकेट जब दिया रहेगा, कोई भी संख्या अगर ब्रैकेट के पास है, अगर उसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, प्लस या माइनस या कुछ भी नहीं है, तो ब्रैकेट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में ही हम लिख देते हैं। अब देखिए ब्रैकेट से 78 बाहर आ गया, जब 78 ब्रैकेट से बाहर आ गया तो हम 78 का भी क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब आप 78 का निकालिएगा तो कितना से जाएगा, 2 से 2 3 6, ये 39 गया, 3 से गया कितने बार में, 13 बार में, 13 से गया 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आएगा, 13 का। अब 13 को लिखेंगे, 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 3 गुणे
13। इसको 78 को हम क्या लिख दिए, 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है इसके अलावा भी ये जो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के अलावा भी आपका 13 2 3 13 क्या आ गया, अलग गुणनखंड निकल के आया है। इसीलिए इसमें क्या है, ये जो आपका जो संख्या दिया है 7 गुणे 13 प्लस 13, ये आपका क्या है, ये आपका एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अलावा भी एक दूसरा गुणनखंड निकल के आ गया है। भाज्य संख्या वही ना हो रहा था कि उसमें उसके और एक के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड आ जाए, उसी को हम कौन सी संख्या कह रहे थे, भाज्य संख्या। यहाँ पे इसके अलावा और भी दूसरा गुणनखंड निकल के आ गया है, इसीलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको हम नीचे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे क्या कि यह एक भाज्य संख्या है। यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि यहां एक के अलावा एक के अलावा अन्य भी गुणनखंड क्या है, अन्य भी गुणनखंड। इसीलिए क्या है, इसलिए क्या है, यह भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ एक के अलावा और भी आपको क्या दिख रहा है, गुणनखंड है। तो इसको लिख दीजिएगा कि यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ एक के अलावा अन्य भी गुणनखंड है। तो इसको हमने देख लिया कि इसको कैसे बनाना था, इसका हमने आपको सॉल्यूशन, आपको इसको हल करके बता दिया। अब हमारा दूसरा क्या बचा, 17 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 का, इसको भी बताना। तो इसके लिए हम एक अपना अलग स्लाइड ले लेते हैं, उस अलग स्लाइड पे आपको देखकर बता देते हैं कि इसका हल क्या होगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को क्या था, आपको ये 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1, क्या क्वेश्चन है आपका। आपका अगला है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, और क्या है, 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 1, 3 2 1 प्लस कितना, 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 प्लस 5। अब इसको भी आपको उसी तरह हल करके और बता देना कि ये भाज्य संख्या क्यों है, दिखाइए। तो देखिए इसमें भी आपका क्या उभयनिष्ठ है, 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 में देखिए यहाँ भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो जब 5 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6 और 5 की जगह पर 1, क्योंकि 5 क्या हो गया, बाहर आ गया है, गुणे 4 गुणे 3 गुणा में 2 गुणा में 1 जमा, और 5 जब बाहर आ गया तो क्या बचेगा, जमा 1, यही आपका बचेगा इसमें। अब आप इसको कैसे लिखिएगा, अब ब्रैकेट को हल कर लीजिए। जब ब्रैकेट को हल करने जाते हैं तो 5 ब्रैकेट में जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 चौक 42 4 3, तो आपको जब इसको गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 1008 प्लस में 1, यही आएगा आपका हल। जब इसको आप गुणा कर लीजिएगा ना सबको, तो आपको क्या आएगा, 1008 और ये प्लस में 1। तो फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 5, और ब्रैकेट के बीच में कोई नंबर, कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का, तो इसको किस रूप में लिख देते हैं, गुणा में। और ये आपको जब ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, 1008 जमा 1 जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1009, कितना आ जाएगा, 1009। तो ये भी देखिए इसमें भी इसके अलावा और गुणनखंड निकल के आ गया है 1009, तो इसको भी लिख देंगे कि यह एक क्या है, यह एक क्या है, भाज्य संख्या है,
यह एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। तो इसको भी हमने, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें का जो दूसरा नंबर का था, कि क्या कह रहा था आपको कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे ये भाज्य संख्या है कि नहीं। तो पहले मैंने 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 वाला निकाला, उसमें आपको क्या किया, 13 कॉमन लेके हल किया, फिर लिखा कि ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि यहाँ एक के अलावा अन्य भी गुणनखंड, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 13 और भी गुणनखंड मिल गया। और इसमें जब इसमें का जो दूसरा था 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3, जब इसको हल किया तो इसमें भी हमने क्या देखा कि अन्य के अलावा और एक के अलावा भी हमको 1009 क्या मिल गया है, अलग गुणनखंड मिल गया है। इसीलिए क्या है, यह एक भाज्य संख्या क्योंकि इसमें एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, इसीलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो चलिए हमारा ये जो प्रश्नावली 1.2 का उसका जो अंतिम क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करते हैं, अब हल करते हैं और इस प्रश्नावली 1.2 को यहाँ पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो हमारा जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, जैसे मैं आप हम दिखाते हैं एक वृत्ताकार पथ, आपको एक वृत्ताकार आपको पथ दिखाते हैं। ये क्या है, आपका एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। एक वृत्ताकार पथ है। क्या कर रहा है कि किसी इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, जो सोनिया है, सोनिया दीदी, उनको कितना लग रहा है, 18 मिनट। कितना लग रहा है, 18। सोनिया दीदी को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। और मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि भैया को कितना लग रहा है, 12 मिनट। रवि भैया को उस चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, जैसे में ये दोनों एक ही स्थान से, यहीं से सपोज कीजिए कि यहीं से ये जो वृत्ताकार पथ है, यहीं से ये लोग क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं। प्रारंभ करके एक ही दिशा में क्या करते हैं, चलते हैं, एक ही दिशा में दोनों चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पूरा पुनः प्रारंभिक स्थान जहां से लोग दौड़ना शुरू किया था, कितना समय बाद फिर से वही स्थानों पर क्या होगा, आकर के पहुंच जाएगा, आकर के मिल जाएगा सोनिया भैया दीदी और रवि भैया। तो इन दोनों को एक ही जगह पर मिलवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो मान मिनट लगा है, जो समय लगा है, उन दोनों समय का आपको एलसीएम निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो आइए देख लेते हैं, इसका भी हल कर लेंगे। आप लोग एलसीएम निकालना सीखे ही होंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल देंगे। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सोनिया भैया को, दीदी को कितना लगा है, 18 मिनट। कितना मिनट, 18 मिनट। और रवि भैया को कितना टाइम लगा है, 12 मिनट। 12 मिनट। सोनिया दीदी को कितना लगा है और रवि भैया को कितना लगा है, तो यह कि सर सोनिया दीदी को 18 मिनट और रवि भैया को आपको लगा है 12 मिनट। 18 12
अब इन दोनों का क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जब आप 18 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 18 को ऐसे लिख दिए, 2 से गया 9 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 3 बार में, 3 जाएगा इससे 1 बार में, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणा में 3। अब 12 का भी निकाल लेते हैं। जब 12 का निकालेंगे तो ये भी किससे जाएगा, 2 से 6 बार में, 3 से गया सॉरी ये भी 2 से फिर जाएगा, एक बार और 2 से चला जाएगा, 3 बार में, और 3 गया कितने बार में, 1 बार में। तो 12 को क्या लिख देंगे, 2 गुणा 3, 2 गुणा आपका क्या निकल जाएगा 3। तो अब आप इसका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। अब क्या बताए थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए क्या हो रहा था कि जिसमें भी जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, जो संख्या ज्यादा बार आया होगा उसको हम एलसीएम में लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर, देखिए 2 किस में ज्यादा बार आया है, इसमें 2 एक बार आया है, और इसमें 2 आपको एक असर 2 बार आया, तो ये जो ज्यादा बार आया उसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख देंगे। ज्यादा बार 2 किस में आया, 12 वाले में, 2 गुणे 2, तो इसी को क्या कर देंगे लिख देंगे, जिसमें ज्यादा बार आएगा उसी को क्या करेंगे लिख देंगे। फिर 3 को देखिए, 3 किस में, इसमें 1 बार आया, इसमें कितना बार आया, 2 बार आया, तो इसमें ज्यादा बार आया, तो इसी को उठा करके यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे में 3। अब जो भी इसका एलसीएम आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36। तो कितने समय बाद, कितने मिनट बाद ये लोग आके आप एक जगह पर मिल जाएगा, तो आप कहिएगा सर कि 36 मिनट में, 36 मिनट में ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रारंभिक स्थान पर पुनः क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जहां से दौड़ना शुरू किए थे, दौड़ते दौड़ते दोनों 36 मिनट का एक ऐसा समय आएगा कि फिर अपने स्थान पर आकर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। सोनिया दीदी और कौन, रवि भैया आपको पुनः फिर एक स्थान पर कितने मिनट बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट। इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को लिख करके इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो यही आपका इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका जो प्रश्नावली 1.2 था, 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे वे सब का सब आपका सब 2 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको बहुत मन लगा करके देखिएगा और पढ़िएगा, और इसको अपने नोटबुक में नोट करके बार बार क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो जैसा आप जानते ही हैं कि हमारा जो रोशनी पब्लिकेशन, ये 17 साल से आपके लिए बुक निकलवाता है कैप्टन के रूप में। कैप्टन गोदली जो आपको हिंदी में, पीयूषम जो संस्कृत के लिए, वर्णिका, गोदली कक्षा 9 के लिए भी, जो लोग 11वीं 12वीं क्लास में चले गए उनके लिए भी हिंदी का और कैप्टन रेनबो का आपको बुक निकालता है हमारा पब्लिकेशन। तो आप लोग, अगर आपको ये बुक लेना है तो आप लोग इस बुक को हमारे जो आपके नजदीकी बुक स्टोर है वहां से खरीदें और उसको पढ़ें। बहुत बढ़िया, बहुत डिटेल और बहुत कंसाइज वे में, बहुत छोटे छोटे माध्यमों से आपको इसमें हल करवाया गया है, और बहुत अनुभवी शिक्षक मिलके इसको क्या किए हैं, पुस्तक को बनाए हैं। तो आप लोग इसको अपने बुक से नजदीकी बुक स्टोर या फिर हमारे ऑनलाइन माध्यम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी क्या कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन बैंक, इसका पब्लिकेशन का क्वेश्चन जो मार्केट में बहुत बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन बैंक है, जिसको बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, वो बुक भी आपके लिए उपलब्ध है। इसका क्रैश कोर्स का भी बुक आपको पूरा मिल जाएगा, सभी चैप्टर का क्रैश कोर्स, सभी चैप्टर का हल भी इस बुक में मिल जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर रखें, और जैसा भी हमारा सिलेबस खत्म होगा, आपके सभी विषयों का क्वेश्चन का जितना भी प्रश्न आए होंगे पिछले वर्षों में, उस क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करवाया जाएगा, हल करवाया जाएगा। और अपना ही पब्लिकेशन कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का जो मॉडल सेट निकलेगा उसको भी हल करवाया जाएगा। तो आप लोग इस बुक को जरूर खरीद लें। और इसको आप कहाँ से खरीद सकते हैं, अपने नजदीकी बुक स्टोर से, या फिर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी आपको इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए
अब मिलते हैं अपने हम अगले लेक्चर में, जो हमारा प्रश्नावली 1.3 होगा, उसका सभी क्वेश्चन का हम लोग एक एक करके और सॉल्यूशन देखेंगे, डिटेल देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को बस यही समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय, टेक केयर। और जो भी आपको कोई भी परेशानी हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आपके सभी सवालों का एक एक बारीकी से क्या किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता को हमेशा सेवा करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में मगन रहिए। धन्यवाद।